बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ़ीटल मेडिसिन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 26 years old, gravida 1 para 0, patient at 34 weeks of gestation is being evaluated with Doppler ultrasound studies of the fetal umbilical arteries. The patient is a healthy smoker and her fetus has shown heavy smoker basically, and fetus has shown evidence of intrauterine growth restriction on previous ultrasound examination, and on Doppler studies currently show that systolic to diastolic ratio in the umbilical artery is much higher than it was on her last ultrasound 3 weeks ago, and there is now reverse diastolic flow. Which of the following is correct information to share with the patient? Option number 1 is the Doppler studies indicate that the fetus is doing well. If the ST ratio is raised, this does not mean कि वो baby is doing well. No, ठीक है. With advancing, क्योंकि ST ratio जो है वो raised होने का मतलब क्या है umbilical artery में कि placental insufficiency चल रही है. With advancing gestational age, the ST ratio is expected to rise. No, ठीक है. It should be less, बल्कि और कम होनी चाहिए. शुरू में ज़्यादा होती है, बाद में कम हो जाती है. दीज डॉपलर फाइंडिंग्स आर नॉर्मल इन समवन हु स्मोक्स. ठीक है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए. स्मोकर्स के अंदर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि ये उनकी फाइंडिंग्स नॉर्मल हो. रिवर्स डायस्टोलिक फ्लो इज़ नॉर्मल एज अ पेशेंट अप्रोचेज फुल टर्म. नो, नॉट एट ऑल. रिवर्स इज़ ऑलवेज एबनॉर्मल. डॉपलर स्टडीज आर वरीसम एंड इंडिकेट दैट द फीटल स्टेटस इज डेटेरियोरेटिंग. ठीक है, तो दिस इज़ गुड आंसर कि रेज्ड एसटी रेशो है. दिस मीन्स दैट कि अब उसका प्लेसेंटल इंसफिशेंसी उसके अंदर डेवलप हो चुकी है. तो आंसर इज़ ओके. अल्फा फीटोप्रोटीन नॉर्मल इन विच कंडीशन, किस कंडीशन में हमें लगता है कि अल्फा फीटोप्रोटीन जो है वो नॉर्मल होगी? पोस्ट मैच्योरिटी में, एसोफेजियल एट्रेजिया में, स्पाइना बिफिडा में, या फिर डाउन सिंड्रोम में. ठीक है, तो अच्छा, ये जो बाकी सब कंडीशंस है, एसोफेजियल एट्रेजिया, स्पाइना बाइफिडा, डाउन सिंड्रोम, इन सब में ज़्यादा होता है अल्फा फीटोप्रोटीन. ठीक है, तो नॉर्मल किस में होगा? पोस्ट मैच्योरिटी में. ट्विन डाइज इन मोनोकोरियोनिक ट्विन्स एंड फर्दर रिस्क ऑफ डेथ न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशन. अच्छा, वन ट्विन बेसिकली एक ट्विन की डेथ हुई है मोनोकोरियोनिक ट्विन में, तो फिर हम कह रहे हैं कि फ़र्दर कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकती है. अच्छा, ये वो मोस्ट मैं समझती हूँ कि कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है. कंट्रोवर्शियल इन दैट सेंस कि हमारी बुक्स इसके बारे में कुछ और फिगर हमें देती हैं और गाइडलाइंस और फिगर देती हैं. ठीक है, तो अब आप एक बात ज़हन में रख लें कि जो चीज़ हमारी बुक्स में है वो हमारा फाइनल आंसर है. ठीक है, जो हमारी गाइडलाइंस हमें बता रही हैं उनको हमने अपनी CPSP की कंसिडर नहीं करना. ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आंसर जो है वो इट शुड बी 30%. मैं भी इसको करेक्ट करती हूँ, ये 30% होगा यहाँ पर. ठीक है, जो हमारा EBM के अकॉर्डिंग 30% आंसर बन रहा है वही हमारा आंसर है. मल्टी ग्रेविडा केम फ्रॉम विलेज एट 30 weeks ऑफ गेस्टेशन विद प्रीटर्म लेबर. व्हाट विल यू ऑफर हर विद लीस्ट साइड इफ़ेक्ट? ठीक है, तो हम उसे क्या ऑफ़र करेंगे जिसके साइड इफ़ेक्ट सबसे कम हो? एटोसिबॉन. ठीक है, एटोसिबॉन ठीक है, ये भी ठीक है. मल्टी पेशेंट भी है, प्री टर्म में भी है. ऑल्दो निफेडेपिन इज़ ऑल्सो कैन ऑल्सो भी गिवन. ठीक है ना, लीस्ट साइड इफ़ेक्ट की जब बात होती है तो फिर हम एटोसिबॉन समटाइम देते हैं उसमें. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है? पेशेंट हैज़ 2 प्रीवियस चिल्ड्रन विथ थैलेसीमिया मेजर नाउ 8 weeks. हाउ टू डायग्नोस्ड? बेस्ट ऑप्शन क्या है कि हम उसकी CVS करेंगे. डेफिनेटली अभी नहीं करेंगे, लेकिन हम उसका CVS ही करेंगे. 20 weeks IUD है. पोजीशन इज़ OP. तो हमें इसे क्या करना चाहिए, कैसे डिलीवर करेंगे? 20 weeks पे है, पोजीशन कुछ भी हो, हम उसको मिज़ोप्रोस्टोल के साथ इंड्यूस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 7 है 33 weeks गेस्टेशनल एज. हाइट ऑफ फंडस इज़ 28 weeks, यानी कि 33 weeks के ऊपर हाइट ऑफ फंडस कितनी है? 28 weeks है. व्हाट विल यू डू? तो हमने क्या करना है? हमने उसके डॉपलर ही करना है. ठीक है, डिटेल्ड हिस्ट्री डेफिनेटली हमने उसके लेनी है, ये हमारा काम है. फर्स्ट स्टेप विल बी, अगर यहाँ पर फर्स्ट स्टेप पूछो तो दिस इज़ द डिटेल्ड हिस्ट्री. ठीक है, और अगर उसके बाद नेक्स्ट हमारी मैनेजमेंट क्या है, तो फिर वो इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टिगेशन दैट इज़ अम्बिलिकल आर्टरी डॉपलर. तो डिपेंड कि आपसे पूछा क्या जाता है. और मदर एंड फादर. ठीक है, अच्छा, ये जो स्टेटमेंट है सपोज़ यही आ जाती है जैसे है, क्या उन्होंने 33 weeks बताया और फंडल हाइट 28 weeks बताई.
तो डिटेल्ड हिस्ट्री हमने क्या लेनी है उसके ऊपर, मतलब हमें डिस्क्रिपेंसी मिल रही है ना, तो हम उसके ऊपर डिटेल्ड हिस्ट्री किस किस चीज़ के ऊपर लेंगे। कॉन्स्टिट्यूशनली स्मॉल से रिलेटेड फादर की मदर की हाइट या उनके अपनी फैमिली का क्या ट्रेंड है, और उसके बाद फिर हम कुछ जो मेडिकल डिसऑर्डर्स हैं जो कि इंट्रायूटेराइन ग्रोथ रिस्ट्रिक्शन कर सकते हैं उनको रूल आउट करेंगे, ठीक है। तो दिस इज़ डिटेल्ड हिस्ट्री रिगार्डिंग दिस। ओके, मदर एंड फादर कैरियर ऑफ कैश, रिस्क ऑफ अफेक्टेड सन कितना है, दिस इज़ 1/4, ठीक है। अगर गर्ल की बात हो तो फिर 1/5, 1/8 है, ठीक है। और एमनियोसेंटेसिस डन फॉर थैलेसीमिया के लिए करते हैं, ऑल पेशेंट्स मोर देन 35 ईयर्स करते हैं, या फिर पेशेंट रिक्वेस्ट पे करते हैं, या स्ट्रक्चरल एनॉमली के लिए करते हैं। तो थैलेसीमिया इज़ गुड। आईयूडी एब्रप्शियो प्लेसेंटा है और मल्टी ग्रेविटी पेशेंट है, 39 वीक्स पे है, पुअर बिशप है, ब्लीडिंग 3+ है, ठीक है। तो इतनी हैवी ब्लीडिंग के साथ जिसके साथ बेबी आईयूडी हो जाए, डेफिनेटली पेशेंट भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा होगा, तो यहाँ पर सिजेरियन सेक्शन बनता है। पेशेंट ट्विन प्रेगनेंसी दाई इंड्यूस्ड हर एट होम एंड केम विद एंटीपार्टम हैमरेज। तो क्या कॉज हो सकती है, दाई ने इसको घर में इंड्यूस किया और वो ट्विन प्रेगनेंसी के साथ है। शॉर्ट स्टोनी हार्ड यूट्रस, रप्चर यूट्रस, सेप्टिसीमिया या एब्रप्शन, ठीक है। तो ट्विन प्रेगनेंसी के अंदर क्या प्रॉब्लम हो जाती है, क्यों APH होता है, मोस्टली इसके अंदर इस सारी सिनेरियो के साथ अगर तो ये स्टोनी हार्ड यूट्रस ऑन एग्जामिनेशन है फिर तो हम एब्रप्शन कह सकते हैं, अदरवाइज मोस्टली जो मल्टी है वो दिस इज एसोसिएटेड विद प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है, नॉट विद द प्लेसेंटल एब्रप्शन भी हो सकती है, सडन डिकम्प्रेशन की वजह से प्लेसेंटल एब्रप्शन हो सकती है, ठीक है, इट्स ओके। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट विथ, अच्छा बट दिस इज़ एंटीपार्टम, ये एंटीपार्टम हैमरेज है, ठीक है। ओके, दिस कैन बी एब्रप्शन, दिस कैन बी प्लेसेंटा प्रीविया, ठीक है। तो डिपेंड करता है कि आपकी कंप्लीट स्टेटमेंट क्या होती है, ठीक है। अगर आपको एग्जामिनेशन की कुछ तो फाइंडिंग्स देंगे ही ना, फिटल हार्ट डज ओके या सॉफ्ट है, स्टोनी हार्ड है, वट एवर जो भी, उसके बेस पे डिपेंड आपने इसको डिसाइड कर लेना, ठीक है। ट्रीटमेंट ऑफ अ पेशेंट विद ट्विन प्रेगनेंसी विद ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम इन मोनोक्रियोनिक ट्विंस, तो हम क्या करते हैं, लेज़र करते हैं। अगर यू रफली दिया हुआ तो ठीक है, लेज़र चूज़ करें, अदरवाइज लेस दैन 26 वीक्स हम लेज़र करते हैं, और मोर देन 26 वीक्स जो है वो हम उसमें क्या करते हैं, एमनियोसेंटेसिस, ठीक है। और नेक्स्ट हमने क्या करना, अगर सपोज 26 वीक्स पे आते हैं तो हम लेज़र ही चूज़ करेंगे आंसर। इन ट्विन प्रेगनेंसी, इन ट्विन डिलीवरी 18 वीक्स पे है पेशेंट डिलीवर हुई है, सेकेंड ट्विन फिटल हार्ट फर्स्ट ट्विन डिलीवर हुआ है, और सेकेंड ट्विन फिटल हार्ट साउंड जो है ना वो 60 बीट्स पर मिनट है। ऑन पर जनरल एग्जामिनेशन मेम्ब्रेन्स इंटैक्ट हैं, स्मॉल सॉफ्ट कमिंग पार्ट है कुछ, तो हमें क्या करना है, फिटल हार्ट साउंड चूँकि बहुत डिप कर रहे हैं, ब्रेडिकार्डिया है, तो हम सबको पता है कि अगर सेकंड ट्विन हो और ब्रेडिकार्डिया हो तो हम इंटरनल पेडालिक वर्जन करते हैं, और अगर फिटल हार्ट साउंड नॉर्मल हो तो हम पहले एक्सटर्नल केफालिक वर्जन करते हैं, और फिर हम लोग जो है वो इंटरनल पेडालिक के बारे में सोचते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है, फिटल एको इन यूट्रो शोज पिक्चर ऑफ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट इफ रिमेन्स अनट्रीटेड देन आफ्टर डिलीवरी व्हाट विल बी द प्रेजेंटेशन इफ फीटस रिमेन्स अनट्रीटेड, ठीक है। तो क्या होगा, साइनोसिस हो सकती है, डेफिनेट साइनोसिस हो सकती है, क्योंकि ये साइनोटिक हार्ट डिजीज़ है। एंड ट्विन ट्रांसफ्यूजन एनास्टोमोसिस विल बी, ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम है बेसिकली, उसमें क्या एनास्टोमोसिस किस तरह की होती है, तो सिंगल डीप आर्टेरियो वीनस एनास्टोमोसिस होती है। अ पेशेंट विद माइक्रोकेफली IUGR कॉज कैन बी एथाइल अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल के अंदर माइक्रोकेफली IUGR, ये दोनों चीज़ें आपको मिल सकती हैं। और ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम विच फीटस गेट्स कॉम्प्रोमाइज्ड, तो कौन सा जो है वो ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होगा, रिसिपिएंट ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ होता है। 28 year old patient primary gravida and is at 28 weeks of gestation with twin gestation, and on further investigation she is found to have TTTS, which ultrasound criteria is not necessary for the diagnosis, ठीक है। तो डायग्नोसिस के लिए कौन सा जो क्राइटेरिया है वो नेसेसरी नहीं है,
दिस इज़ डिस्कॉर्डेंट जेंडर। अगर डिस्कॉर्डेंट जेंडर है तो क्या हमें उसे पता चलेगा कि ये मोनोकोरियोनिक है या डायकोरियोनिक है? ठीक है, उन्होंने कहा कि ये क्राइटेरिया नेसेसरी नहीं है। तो ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम के लिए बेसिकली कनकॉर्डेंट जेंडर भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डिस्कॉर्डेंट तो बिल्कुल ही नहीं, क्योंकि डिस्कॉर्डेंट जो है वो कहाँ पर होता है, जहाँ पर डायजाइगोटिक ट्विन्स होंगे। ठीक है, मोनोजाइगोटिक में तो कॉम्प्लिकेशन तो फिर ये मोनोकोरियोनिक ट्विन्स की है ना, तो इस वजह से डिस्कॉर्डेंट जेंडर तो बिल्कुल ही कोई रोल नहीं है उसका। ओके, नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंडिकेटर ऑफ IUGR फॉर फीटल ग्रोथ। तो एब्डोमिनल सर्कमफ्रेंस है। ड्रग दैट इज़ कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन प्रेगनेंसी दैट कॉजेज IUGR, तो वो एनालाप्रिल हम नहीं देते, और इसमें एनालाप्रिल की वजह से IUGR हो सकता है, या बीटा ब्लॉकर्स में भी IUGR होता है। और 24 ईयर्स की पेशेंट है, ओल्ड प्राइमी ग्रेविडा वुमेन इज डायग्नोज टू हैव अ ट्विन प्रेगनेंसी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। 24 ईयर उन्होंने कहा प्राइमी ग्रेविडा है, डायग्नोज टू है ट्विन प्रेगनेंसी, तो कौन सा है जो करेक्ट है कि लेज़र एब्लेजन इज़ प्रेफर्ड ट्रीटमेंट फॉर द ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम एट 28 वीक्स, या फिर पेरीनेटल मोर्टेलिटी इन ट्विन प्रेगनेंसी इज़ 3 times हायर देन इन द सिंगल-टाइम प्रेगनेंसी, द रिस्क ऑफ fetal लॉस इज़ हायर देन मोनोकोरियोनिक मोनोएमनियोटिक, and the twin peak sign on ultrasound is diagnostic of dichorionic diamniotic। और twin transfusion syndrome complicate करता है 15% ऑफ डायकोरियोनिक डायमनियोटिक को। तो ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम तो डायकोरियोनिक डायमनियोटिक में होता ही नहीं है, पहली बात। दूसरा, ट्विन पीक साइन जो है वो भी डायकोरियोनिक डायमनियोटिक, दिस कैन बी। ठीक है, तो इसमें जो है वो डी ऑप्शन ठीक है कि ट्विन पीक साइन जो है वो ऑन अल्ट्रासाउंड इज डायग्नोस्टिक ऑफ डायकोरियोनिक डायमनियोटिक ट्विन्स। ये जो ऊपर वाले फर्स्ट ऑप्शन है इसमें 26 वीक्स होना चाहिए था। और ट्विन प्रेगनेंसी 20 वीक्स, 1 ट्विन एनेनकेफली है, तो हम क्या करेंगे, कंटिन्यू टिल टर्म करेंगे, हिस्टेक्टमी करेंगे, मीज़ोप्रोस्टोल देंगे, या फिर कंटिन्यू टिल 35 वीक्स ऑफ गेस्टेशन। ठीक है, तो अभी ट्विन प्रेगनेंसी एक बेबी एबनॉर्मल है, तो हमने टिल टर्म उसको लेके जाना है। Patient 35 years, primary previous Down syndrome, baby now at 10 weeks and wish test to perform at 15 weeks of gestation, best for diagnosis। तो वो क्या है, वो हमने प्रीवियस उसके डाउन सिंड्रोम था ना, और अब पेशेंट जो है वो पहले 20 वीक्स पे 10 वीक्स पे थी, और विश पूछ जो रहे हैं वो आपसे 15 वीक्स का पूछ रहे हैं कि 15 वीक्स पे का कौन सा टेस्ट आप करेंगे डायग्नोसिस के लिए, तो दैट कैन बी एमनियोसेंटेसिस। और पेशेंट हैविंग डिक्रीज फिटल मोमेंट्स एंड वेट अकॉर्डिंग टू गेस्टेशनल एज, लाइक वॉल्यूम इज़ नॉर्मल, तो हमने डिक्रीज फिटल मोमेंट्स का नेक्स्ट हमारा क्या होता है, CTGM करते हैं। ट्विन मोनोकोरियोनिक 1 IUD, चांसेस ऑफ डैमेज टू अदर 1। ठीक है, तो डैमेज का चांस दूसरे बेबी में कितना है, तो वो यहाँ पर 25% ही है। और इसमें भी अगर आप करना चाहें EBM का रेफरेंस, तो फिर EBM में जो लिखा हुआ है वो आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो EBM क्या कहती है कि कितने % डैमेज है और कितने % मोर्टेलिटी है इन मोनोकोरियोनिक, 12 और 18% का उसके अंदर है। ठीक है, अभी वो टोटल 30% बन जाता है। ठीक है, तो जी देखें, EBM क्या कह रही है कि fetal death after 24 weeks of gestation is relatively uncommon and occurring 1.1% and 3.6% of dichorionic diamniotic twins, and monochorionic जो डायमनियोटिक ट्विन्स प्रेगनेंसीज हैं रिस्पेक्टिवली, तो कितना हुआ, डायकोरियोनिक डायमनियोटिक के अंदर फीटल डेथ जो है वो 24 वीक्स के बाद 1.1% है, और मोनोकोरियोनिक डायमनियोटिक के अंदर 3.6% है। अब आ जाते हैं मॉर्बिडिटी एंड मोर्टेलिटी ऑफ द सेकेंड ट्विन। तो सेकेंड ट्विन में क्या है कि वन मोनोकोरियोनिक ट्विन डाइज, तो फिर 12% रिस्क है डेथ का और 18% रिस्क है न्यूरोलॉजिकल डैमेज का। हमारा क्वेश्चन क्या था, डैमेज का, तो उसमें हम 18% लेंगे डैमेज। ठीक है, अगर डेथ की बात है तो वो 12%, और इसी तरह से अगर डायकोरियोनिक है तो फिर 4% जो है वो इसमें डेथ होगी, और 1% जो है वो न्यूरोलॉजिकल डैमेज होगा। ठीक है, तो ये आपने याद कर लेना।